हेलो एवरीबॉडी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस। अब टेकन अप्रोक्सीमेटली 60 क्वेश्चंस, मींस 50 प्लस ही हैं। There can be 55, 56, but means max it is 60 questions. I've covered all the five topics in it: trigonometric ratio, equation, inverse trigonometric, properties of triangle, height and distance. सबके questions लिए हुए हैं. This lecture is going to give you a taste of every topic in trigonometry and every subtopic in trigonometry. So watch the lecture till the end. स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले ये जो आप वन की ऊपर सी देख देख रहे हो, दिस वी कॉल रेडियन। नाउ वी हैव टू टेल व्हाट इज वन रेडियन इक्वल टू। दिस वाज जस्ट अ वेरी बेसिक क्वेश्चन व्हिच आई हैव टेकन। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखें, वन रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्रीज 16 मिनट 21 सेकेंड्स। ये काफी बेसिक क्वेश्चन है और जनरली मतलब लोगों को मालूम भी नहीं होता कि ऐसा भी क्वेश्चन होता है या फिर ये भी कोई चीज होती है। सो इट इज बेटर टू नोट। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। अभी ये वाला क्वेश्चन देख करके यू मस्ट बी थिंकिंग ये ट्रिग्नोमेट्री में कैसे आ गया। तो देखो यहाँ पे ना थीटा इन्वॉल्व है। द एंगल पूछा गया है ना, एंगल जब भी है ट्रिग्नोमेट्री। ये चीज आप ध्यान ही रखें क्योंकि जब भी आपको एंगल निकालना है आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर ही देंगे। The angle between the hour end and the minute end of a clock at half past 3। half past 3 का मतलब क्या होता है? 3:30। आपके पास एक फॉर्मूला भी होता है क्लॉक में, थीटा इक्वल टू 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू आर। ठीक है, एम मतलब मिनट और एच मतलब आर। 11/2 मिनट कितना है आपको बोला गया था? 3:30 है ना, तो मिनट हो गया आपका 30 और आर हो गया 3। दिस इज थीटा। बस पुट करो तो क्या 165 माइनस 90, थीटा कितना आ गया आपका? 75 डिग्रीज। एंड हियर यू हैव योर आंसर। ये फॉर्मूला आप नोट कर लो, ये क्लॉक का जो टॉपिक है ना आपका एलआर में, उसमें भी यूज होता है। अगला इज दिस। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 30 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ दिस सर्कल whose chord is 30 centimeter long is। चलो आप एक सर्कल बनाओ, मतलब सर्कल तो बना नहीं बट कंसिडर एज अ सर्कल ओनली। इसका रेडियस आपको 30 सेंटीमीटर गिवन है और इसका कोड भी आपको गिवन है ना। तो मान लो अगर आपको ये कोड ऐसे करके गिवन है ना, ये कोड हो गया। ये आपको गिवन है 30 सेंटीमीटर। आपका रेडियस भी 30 सेंटीमीटर है। आपको देख के क्या पता चल रहा है कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल जैसा दिखता है ना, 30 30 30। जब तीनों साइड इक्वल है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो हर साइड के इधर का एंगल क्या हो गया? तीनों एंगल आपके 60 60 60 हो गए। डेटा आपको पता है कितना हो गया? 60 डिग्री। ऑल साइड्स 30 सेंटीमीटर और थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है फॉर्मूला। तो थीटा आपको पता है, रेडियस आपको पता है, आपको आर्क निकालना है। तो ये हो जाएगा थीटा इंटू रेडियस। थीटा कितना है? 60 डिग्रीज। रेडियस कितना है? 30। मल्टीप्लाई कर दो, है ना। पहले तो इसे, जो 60 डिग्री है, इसे रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसे आप कैसे रेडियन में कन्वर्ट करोगे? 5/180 से ये मल्टीप्लाई करके, है ना, इंटू 30। अभी सॉल्व कर दो। आप जैसे ही सॉल्व करोगे आपके पास आ जाएगा कितना? 3 आ गया ये, और 3 से 1 आ रहा,
10 पाई आ गया. डू यू हैव दिस इन ऑप्शन? यस, ए इज देयर इन ऑप्शन. अगला, ए हॉर्स इज टाइड to a post by a rope. If it moves along a circular path, keeping the rope tight and describes 132 meters, when it has traced out an angle of 108 degrees at the center, then the length of the rope is. आप अगर इसका एक डायग्राम बनाओ तो मान लो ये सर्कुलर पाथ कुछ ऐसा था, है ना, और इसने यहाँ से खाना शुरू करा और वो 108 डिग्री तक खा गया. ठीक है. जब उसने 108 डिग्री तक खाया तो इसका जो आर्क था 132, इतना ये बन गया. आपसे यही चीज बोला गया, तो बताइए द लेंथ ऑफ द रोप कितना है. ऐसा बोला गया है क्या? हाँ, तो लेंथ ऑफ द रोप निकालना है, मतलब ये सेंटर से टाइड है, मतलब आपको रेडियस ही निकालना है. आपके पास आर्क है, आपके पास एंगल है, मतलब थीटा है 108, आपके पास आर्क है 132. आपको पता है थीटा आर्क बाय रेडियस. आपको क्या निकालना है यहाँ से? रेडियस निकालना है. तो बस आर्क अपॉन थीटा. यही हो गया, है ना. क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके देखते हैं आपने, आपके पास यही आए. चलिए, तो अभी अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, आर्क कितना था आपका 132, ये 108 डिग्रीज है. अभी आपको इसे बनाना है रेडियन में. तो हमने थोड़ी देर पहले देखा, रेडियन में बनाने के लिए आप पाई बाय 180 से डिवाइड करते हो, है ना, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180. अभी जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 70 मीटर्स रेडियस. आप सॉल्व करने का है जिम्मा, दैट इज योर्स. नाउ सॉल्व इट. अगला, वी हैव दिस क्वेश्चन. अभी आपको इसकी वैल्यू बतानी है. अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप चाहे थीटा की कोई वैल्यू ले लो, या फिर इसे फॉर्मूले की तरह सॉल्व करते करते बताओ. तो दोनों तरीका आप यूज कर सकते हो. इस केस में जब आपके पास वैल्यू रखने का पूरा पूरा चांस है, तो व्हाई नॉट टू टेक द चांस, राइट. आप बताओ कि आप थीटा की जगह जीरो रख सकते हो? अगर आप थीटा की जगह जीरो रखते हो, अनडिफाइंड तो नहीं हो रहा ये thing? नहीं, ठीक है, सब हर जगह डिफाइंड है. तो ये हो गया जीरो, ये हो गया वन, और ये हो गया जीरो. तो आपका आंसर क्या आ गया? मतलब ये तो हो गया ना जीरो. साइन की पावर सिक्स जीरो, साइन जीरो की पावर सिक्स भी बोल सकते हैं इसको. अगर ये साइन थीटा ऐसे लिखा हुआ है तो आप इसको ऐसा भी तो लिख सकते हो. तो साइन जीरो कितना होता है? जीरो होता है. जीरो की पावर सिक्स है तो वो जीरो ही हो गया. ये वन की पावर सिक्स है तो वन ही रहेगा, और यहाँ पे भी साइन जीरो है तो ये भी जीरो हो गया. आपका ओवरऑल आंसर हो गया वन. बस. आप जब इसे मेथड से भी सॉल्व करोगे देन ऑल्सो यू विल हैव योर आंसर एज वन ओनली. अगला क्वेश्चन, इसमें भी चाहो तो वैसे ही सॉल्व कर सकते हो. थीटा की वैल्यू ले लो. यहाँ पे लेट्स टेक थीटा एज 45 डिग्री. तो कोसेक थीटा कितना हो गया? रूट 2. और साइन हो गया 1/√2. सिमिलरली सेक थीटा, ये भी हो गया रूट 2, और कॉस थीटा 1/√2 एट थीटा इक्वल टू 45. ये हो गया 1+1, है ना. अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपके पास कितना आएगा? 1/√2, 1/√2 एंड 2. ठीक है. आपने इसको मल्टीप्लाई करा और डिवाइड कर दिया तो आपके पास आ गया 1. दिस इज द आंसर.
अगला, यहाँ पे भी आप चाहो तो थीटा की वैल्यू ले सकते हो, है ना। जैसे ही आप थीटा की वैल्यू लोगे, सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे आप थीटा जीरो नहीं ले सकते, पहली बात तो ये। और थीटा 90 भी नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि नीचे मल्टीप्लाई में है ना। 90 कॉस 90 आपका हो जाएगा जीरो, और साइन जीरो हो जाएगा आपका जीरो। तो नीचे इनफाइनाइट मतलब नॉट डिफाइंड वाले फॉर्म में, और उस वाले फॉर्म में आप क्या करोगे, थीटा की कोई और वैल्यू ले लो। तो मैंने थीटा इक्वल टू 45 डिग्रीज ले लिया। तो कॉस थीटा मतलब कॉस 45 1/√2, साइन 45 1/√2 की पावर 4, माइनस, अगेन ये तो जीरो ही हो जाएगा, है ना। 45 45 है, अपॉन 1/√2 इंटू 1/√2। तो कितना हो गया ये हो गया आपका 2√2 अपॉन 2। इसकी पावर 4 है, और ये 1/2 है। आपने इसको डिवाइड करा, तो ये हो गया आपका √2 ओनली। √2 की पावर 4 अपॉन 1/2। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब इसको ऊपर लेके आए, टू की अंडर √2 की पावर 4 इंटू 2। तो कितना हो गया ये, 4 इंटू 2 इक्वल टू 8। डू यू हैव एनी आंसर लाइक दिस? अगर आपको फॉर्मूले से करना है, आप फॉर्मूले से कर सकते हो। थीटा लेके करना है, थीटा लेके कर सकते हो, वरी नॉट। फॉर्मूला वाला तो आपने हर जगह देखा होगा, बट ये जो वैल्यूज लेकर के कर रहे हैं, दिस माइट बी न्यू टू यू, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। चलिए, अभी अगला क्वेश्चन इस टाइप का है। ए टेन थीटा इक्वल टू बी, ठीक है। तो क्या आप इसको टेन थीटा इक्वल टू बी अपॉन ए लिख सकते हो, है ना। अब क्या आप यहाँ से बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज फाइंड कर सकते हो? आपको पता है बी आपका क्या होता है? बी आपका होता है मतलब ये परपेंडिकुलर बाय बेस ही लिखा हुआ है ना एक तरीके से, ये। अब हाइपोटेनस क्या हो जाएगा यहाँ से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। अब आपको बोला गया है बी इंटू साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है आपका? आपको ध्यान है ना, वो वाली ट्रिक पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अगर ये ट्रिक याद है, वेल एंड गुड। और अगर आपको ऐसे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस बेस अपॉन हाइपोटेनस ऐसे भी याद है, देन ऑल्सो इट इज ओके, प्रॉब्लम नहीं है। परपेंडिकुलर आपका हो गया बी, हाइपोटेनस हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस ए कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है आपका? बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस है आपका ए, हाइपोटेनस है आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अपॉन में डी, फिर साइन थीटा है, मतलब यही एग्जैक्टली सेम। बस यहाँ पे प्लस का साइन है बीच में। ठीक है, अभी आपने इसको सॉल्व किया। आप जब सॉल्व करोगे इसको, तो ऊपर बी स्क्वायर, ऊपर ए स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कुछ भी लिख लो, बात दोनों सेम है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऑप्शन ए दिख रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन वी हैव इज दिस। तो आप यहाँ पे भी क्या करो, आप चाहे तो इसको सॉल्व कर लो ट्रेडिशनल मेथड से, या फिर एक बार थीटा की वैल्यू लेकर के सॉल्व कर लो, क्योंकि एट द एंड वी नीड अ फास्टर अप्रोच, राइट। तो आप यहाँ पे थीटा की वैल्यू लेकर के इसे सॉल्व करने की कोशिश करो। आपने थीटा ले लिया, लेट्स से 0। तो थीटा 0 लेते ही ये तो पूरा 0 हो गया, और ये हो गया 5, आपके पास 5 आ रहा है।
अगर ये कंडीशन वेरीफाई होती है थीटा की वैल्यू पे, तो टेक दैट ओनली एट अ थीटा की वैल्यू। अभी आगे फर्दर बढ़ते हैं। मतलब थीटा तो ये आपका जीरो ही है, तो साइन थीटा आपका जीरो ही हो गया। और ये जो है ना, 5 sin थीटा - 3 cos थीटा, इट शुड बी इन मॉड। तो ये हो गया आपका जीरो, यहाँ से हो गया आपका -3, मॉड की वजह से यहाँ पे प्लस का थ्री आ जाना चाहिए। इट शुड बी मॉड। चलिए, आपका आंसर यहाँ पे 3 हो गया। वंडरफुल। अगला क्वेश्चन। इफ cot थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू m एंड cot थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू n, देन m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर इज व्हाट। यहाँ पे दो तरीके हैं। चाहे तो आप थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री ले लो और इसे सॉल्व कर लो, है ना, या फिर ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व कर लो, जैसा भी आपको ठीक लगे। तो अगर मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू 45 ले लेता हूँ, तो कॉट थीटा 1 हो गया और कॉस थीटा 1/√2 हो गया। ये m की वैल्यू हो गई है ना। अब अगर मैं यहीं पे ये चीज पुट करूँ तो 1/√2 ये हो गया मेरा n का वैल्यू। अब चाहे आप इसको सॉल्व कर लो, उसके बाद यहाँ पे वैल्यूज पुट करो और उसके बाद वेरीफाई कर लो। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका वही, m का स्क्वायर करो, n का स्क्वायर करो, मतलब ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू n का स्क्वायर। वैसे ही यहाँ पे m वाले केस में हो जाएगा, उसके बाद वैल्यूज पुट करना, बस सॉल्व कर लेना, इतना सही है। अभी अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँ, तो मेरे को क्या दिखता है, यहाँ पे इसका स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की बात हो रही है। ठीक है, चाहे तो आप इसको फर्दर सॉल्व कर लो। सॉल्व करो, इक्वेशन में रखो, बात खत्म। या फिर सीधा कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू m, और कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू m। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया मैंने, तो ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉट थीटा कॉस थीटा इक्वल टू m स्क्वायर। कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -2 कॉट थीटा कॉस थीटा इक्वल टू n स्क्वायर। यही हो गया। अब आपको चाहिए था m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, है ना। एम स्क्वायर की वैल्यू ये रही, एन स्क्वायर की वैल्यू ये रही। जैसे ही आप m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर करते हो, तो क्या हो गया, कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा कैंसिल आउट हो गया, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया। 2 कॉट थीटा कॉस थीटा माइनस बीच में m ये वाला, और ये वाला माइनस, तो प्लस का हो गया, तो ये हो गया प्लस कॉट थीटा कॉस थीटा। ये इतना हो गया आपका m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। अभी इसका भी होल स्क्वायर चाहिए आपको, है ना। अगर आपको इसका भी अभी होल स्क्वायर चाहिए, तो बस क्या हो गया, ये 16 कॉट स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इतना ही है। आप कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 - sin स्क्वायर थीटा। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कॉट को, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट हम सॉल्विंग किया है ना। 16 कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट को लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, आपके पास हो गया 16 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी आप मेरे को ये बताओ, क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्म हो गया। अब क्या आप इसको 16, ये 16 कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा लिख सकते हैं। और ये वाली वैल्यू क्या थी, कॉट थीटा
माइनस कॉस थीटा एन था और ये था एम, ये हो गया आपका 16 mn, राइट। हियर इज योर आंसर। बस इतना ही था। अगला क्वेश्चन, x अपॉन ए कॉस थीटा प्लस y अपॉन बी साइन थीटा इक्वल टू 1, x अपॉन ए साइन थीटा माइनस y अपॉन बी कॉस थीटा इक्वल टू 1। नाउ आपको बोला गया है आपको थीटा को एलिमिनेट करना है। जब भी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिसमें थीटा को एलिमिनेट करना है, देन वन ऑफ द इजीएस्ट वे इज टू स्क्वायर बोथ ऑफ द इक्वेशन। तो मैं अगर पहले वाले इक्वेशन को स्क्वायर कर दूं तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई अपॉन बी, इन दोनों का भी स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 एक्स वाई अपॉन ए बी कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल टू 1, है ना। और ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2xy ए बी साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1। इतनी चीज क्लियर है। अब इसके बाद क्या करना है, दोनों को ऐड कर दो। दोनों को ऐड कर दिया मतलब आपने इसको ऐड करा, इसको ऐड करा, इसको ऐड करा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, पहला वाला टर्म अगर मैं यहाँ पे ऐड कर दूं, ये वाला टर्म, तो क्या मैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ ऐसे। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मैंने कॉमन लिया तो क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो गया अल्टीमेटली, ये तो 1 हो गया आपका। ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। वैसे ही यहाँ पे भी हो सकता है ना। और ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस कर रहे हैं हम। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बच गया इन टोटल, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये वाली चीज बची। और 1 + 1 = 2 हो गया। अभी आप ये देख लो कहाँ पे है ये, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज वन ऑफ द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस। ठीक है, अभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की तरफ मूव करने से पहले कुछ बेसिक चीजें आई वुड लाइक टू टेल यू। यहाँ क्या है, जब भी आपके पास साइन एक्स इक्वल टू 0 गिवन है, इसका जनरल इक्वेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स इक्वल टू एन पाई। अगर कॉस एक्स इक्वल टू 0 गिवन है तो जनरल इक्वेशन इसका क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 2n + 1 पाई। ऐसे ही अगर 10x इक्वल टू 0 गिवन है तो यहाँ पे इसका जनरल इक्वेशन हो जाएगा आपका एन पाई। और कॉट एक्स अगर गिवन है इक्वल टू 0 तो इसका जनरल इक्वेशन हो जाएगा 2n + 1 पाई/2। यहाँ पे पाई/2। हाँ, आई होप ये वाली चीज इतनी क्लियर है। इसके बाद कुछ और चीजें, ये तो हो गया वन जिसमें आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है वो 0 के इक्वल है, मतलब कोई भी टर्म जो है वो 0 के इक्वल है, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म। अब अगर ऐसे ही साइन एक्स इक्वल टू साइन एल्फा हो, मतलब किसी एंगल के टर्म में गिवन हो, तो आपका जो एक्स का जनरल टर्म, मतलब इस इक्वेशन का जो जनरल टर्म हो जाएगा वो हो जाएगा एन पाई प्लस -1 की पावर n एल्फा। ये चीज ध्यान रखें आप। इसके बाद अगर ऐसा ही यहाँ पे नेगेटिव में गिवन हो, है ना, नेगेटिव साइन अल्फा गिवन हो, तो आप क्या कर सकते हो इसको, ये वाला नेगेटिव साइन आप अंदर भेज दें और इसका जनरल इक्वेशन हो जाएगा आपका सेम, बस यहाँ पे नेगेटिव का साइन और बढ़ जाएगा।
ये तो पहला हो गया। दूसरा, cos x इज इक्वल टू cos अल्फा। cos के केस में आपका जो जनरल इक्वेशन हो जाएगा वो बन जाएगा 2n पाई प्लस माइनस लैम्डा और अल्फा। अगर नेगेटिव होगा तो उस केस में, ये इंपॉर्टेंट केस है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखें हम। अगर ऐसा हो कि यहाँ पे नेगेटिव का साइन, तो इस नेगेटिव का साइन को हटाने के लिए आप क्या कर रहे होंगे? आप पाई में से माइनस करेंगे इसको। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है काफी। जैसे हमने ऊपर यहाँ पे अंदर को माइनस दे दिया था, वैसे ही यहाँ पे हम बस पाई में से माइनस कर देंगे अल्फा को, और बाकी इक्वेशन आप एज इट इज लिखेंगे, बस अल्फा की जगह पाई माइनस अल्फा लिख रहे होंगे। अब ऐसे ही टेन के लिए, आई थिंक मैं ज्यादा ही नीचे आ गया। वी हैव टेकन अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, तो व्हाई नॉट अबाउट क्वेश्चन के, हमारे पास क्वेश्चन कम है। हाँ, थोड़ा सा स्पेस है, यहीं पे लिख लेते हैं ना। 10x इज इक्वल टू 10 अल्फा, है ना? तो यहाँ पे आपका जो जनरल इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा पाई, एन पाई प्लस अल्फा। और अगर नेगेटिव में है तो अल्फा नेगेटिव में हो जाएगा, तो दैट आई एम नॉट राइटिंग इन हियर, ओके। अगर कोसेक हो, उस केस में भी आपका ये जो साइन वाला है वैसा ही फॉलो होगा। और सेक हो तो कॉस वाली की तरह फॉलो होगा, कॉट हो तो टेन की तरह फॉलो होगा। अभी स्क्वायर वाले टर्म में बात कर लेते हैं। अगर आपका साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा है, तो इस केस में आपका जो जनरल इक्वेशन हो जाएगा वो एन पाई प्लस माइनस अल्फा हो गया। कॉस के केस में भी सेम है और टेन के केस में भी सेम, ये तीनों के केस में सेम ही है। कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, एंड थर्ड टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा। इन तीनों के केस में इट इज सेम। आई गिव यू अ लिटिल टाइम टू राइट दिस इन योर नोटबुक। चलिए, अभी आगे बढ़ते हैं। एक तरीके की चीज और यहाँ पे रह जाती है, अगर आपसे बोला जाए मोस्ट जनरल सॉल्यूशन बताना है और कंबाइंड सॉल्यूशन, मतलब दो ट्रिग्नोमेट्रिक आपको इक्वेशंस गिवन है और उसका मोस्ट जनरल सॉल्यूशन आपको बताना है, तो उस केस में आप क्या करोगे? उस केस के लिए फॉर्मूला ही है, ये है थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस कॉमन एंगल। ये हो गया आपका मोस्ट जनरल सॉल्यूशन का। मोस्ट जनरल सॉल्यूशन। चलिए, अभी क्वेश्चंस पे आते हैं। यहाँ पे बताइए, वन ऑफ द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ दिस इज व्हाट? बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। देखिए,
आपके पास क्या लिखा हुआ है, sec x इज इक्वल टू -2, और ये मल्टीप्लाई में √3 भी है, तो आप sec x को लिख सकते हो -2/√3, लिख सकते हो। अभी ये बताओ, क्या आपको पता है x की ऐसी क्या वैल्यू लोगे कि -2/√3 आपका आंसर आए? आपको ये पता है, चार क्वाड्रेंट है ना, ये चीज आपने देखा होगा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। मतलब यहाँ पे सारे पॉजिटिव होते हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यहाँ पे सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, यहाँ पे tan एंड कॉट होता है, यहाँ पे कॉस एंड सेक पॉजिटिव होता है। तो अभी आपको बताना है कि ये नेगेटिव किधर है, मतलब नेगेटिव है ये, तो इनमें से कौन से एंगल पे ये नेगेटिव होगा? 5/6 पे आपको पता है नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, 5/3 पे भी नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों के दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। 2π/3 किधर आएगा? चलिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ये क्या चीज है, तो आप पाई में से माइनस करके देख लो, है ना। वैसे सेक जो है वो इधर इधर ही नेगेटिव हो सकता है, यानी मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। और आपको पता है इन दोनों में से सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा आता है? 10वां। कैसे? 5π/6 है, पाई की जगह आपको 180 तो रखना है, पुट करके देख लो ना भाई। अगर नहीं आ रहा तो ऐसे पुट करके देख लो। आपको पता है ये कितने टाइम्स में कट हो गया? 30 टाइम्स में, ये 150 डिग्री हो गया। और 2π/3 कितना हो गया? मल्टीप्लाई करके देख लो। अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे करके देख लो, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। ये भी आपका 120 डिग्री हो गया। ओके, ये दोनों के दोनों ही आपके सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, बट नाउ दिस इज द की फैक्टर कि दोनों में से कौन सी वैल्यू आप लोगे, है ना, 120 डिग्री और या फिर 150 डिग्री। तो अभी ये हो गया पाई माइनस 5/3 करोगे तो कितना हो जाएगा? मतलब ये हो गया आपका 150 डिग्री, है ना। तो आ गया 30 डिग्री, और आपको पता है सेक 30 डिग्री ही -2/√3 होता है। सो दिस गिव्स यू द करेक्ट आंसर। अगला बढ़ते हैं। अगला इज tan π cos θ = cot π sin θ। तो ठीक है, आप क्या करो, यहाँ पे 10 गिवन है, इसको भी 10 में कन्वर्ट करो। tan π cos θ, आप जब इसको 10 में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा ये? 10π/2 -π sin θ, याद है ना, 9th क्लास का 10th क्लास का बेसिक कॉन्सेप्ट है। आपने 10 से 10 को उड़ा दिया, तो ये हो गया π/2 π sin θ। ठीक है, बाकी आप इसको और जनरलाइज कर सकते थे, है ना, अगर जनरलाइज करना चाहते हैं आप इसको तो थोड़ा सा और जनरलाइज हो जाता है ये। खासकर ये वाली चीज आपको पता है, जब 10, अच्छा आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो ना। आपको जनरल सॉल्यूशन तो पता है, tan θ = tan α, और हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था कि ये θ = क्या हो जाएगा, n π + और यहाँ पे आपके पास अल्फा जो है ये π/2 -π sin θ था। आप इसको यहाँ पे ये वाली चीज भी लिख सकते हो, तो हम इसको यही लिख देते हैं ना, यहाँ पे डायरेक्टली जनरल फॉर्म में आ गया। ठीक है, अभी आप इसको रीअरेंज करेंगे, तो π cos θ + π sin θ = n π + π/2। यहाँ से आपने पाई को कॉमन ले लिया, और यहाँ से मैंने पाई को कॉमन ले लिया, तो ये कैंसिल आउट हो गया। जब पाई पाई कैंसिल आउट हो गया तो ये हो गया cos θ + sin θ। यहाँ पे बचा, ओके, n +1/2, है ना। आप n को एज ऑफ नाउ 0 कंसिडर कर लो,
ये हो गया cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू 1/2। अब आपको इसे प्रॉपर फॉर्म में बनाना है, तो ये वाली चीज तो आपने पहले पढ़ी होगी। साइन के आगे का जो कोफिशिएंट उसे ए मान लो और इसे बी मान लो। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर अंडर रूट में, तो कितना हो गया ये √2। अभी √2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो दोनों में। है ना, इस √2 को मैंने दूसरी साइड भेज दिया, तो ये डिवाइड में चला जाएगा। तो ये आपका यहाँ 1 हो गया। अभी √2 को अंदर पास ऑन कर दो। ठीक है, अभी नेक्स्ट यहाँ पे हम राइटिंग, आप इसे साइन के फॉर्म में भी बना सकते हो, कॉस के फॉर्म में भी बना सकते हो। तो क्या करें इसको, आपको बोला गया है कॉस थीटा माइनस π/4, और आपको पता है कि ये π/4 ही है, चाहे साइन का लिख लो या कॉस का लिख लो। आपको पता है कॉस ए माइनस बी क्या होता है, ये इसी फॉर्म में आता है ना, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो अगर आप इसको cos 45 कॉस थीटा प्लस sin 45 साइन थीटा लिख लो, तो ये कॉस के फॉर्म में बन जाएगा। तो ये हो गया आपका कॉस थीटा। कॉस थीटा माइनस π/4 इक्वल टू 1/2 √2 आंसर। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला इज दिस, आपके पास एक इक्वेशन गिवन है और उसमें पूछा गया है कि इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे। तो आप बताइए इसके कितने सॉल्यूशंस हैं। क्या फॉर एनी वैल्यू ऑफ कॉस एक्स एंड साइन एक्स, क्या ये 6 के बराबर हो सकता है। मैक्स टू मैक्स वैल्यू कितनी हो सकती है, तो यहाँ पे मैं लिख के बता देता हूँ, है ना। इन दोनों का जो रेंज है वो -1 से +1 के बीच में ही रह सकता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकता है और कम से कम -1 हो सकता है। बताओ 1 कब हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री पे 1 होगा और साइन 90 डिग्री पे 1 होगा। अगर मैं कॉस 0 ले लेता हूँ तो ये 3 हो गया और ये 0 हो गया, इट इज स्टिल नॉट इक्वल टू 6। अगर मैं 90 ले लेता हूँ तो ये 0 हो गया और ये 4 हो गया, इट इज अगेन नॉट इक्वल टू 6। मतलब मैक्स टू मैक्स अगर मैं वैल्यू भी ले लूं तो भी मेरे पास इसके इक्विवेलेंट तो नहीं हो रहा, मतलब ये आउट ऑफ रेंज जा रहे, तो इट विल हैव नो सॉल्यूशन एट ऑल। अगला क्वेश्चन, इफ साइन 2x इज इक्वल टू 4 cos x, देन x क्या होगा, मतलब जनरल सॉल्यूशन ही बताना है आपको यहाँ पे। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, पहले तो sin 2x -4 cos x शिफ्ट कर लिया मैंने इसको, दूसरा साइड इक्वल टू 0 बना दिया। sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x -4 cos x इक्वल टू 0। मैंने यहाँ से 2 cos x को कॉमन ले लिया, तो ये हो गया मेरे पास sin x -2। अब ये चीज तो इतनी होगी, है ना। अब और क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ वाला एक केस है ना। तो यहाँ पे 1 सेकेंड, यहाँ पे रहने तो यहाँ पे कुछ मत करो। अभी आइदर 2 cos x, दो इक्वेशंस बन सकती है ना, 2 cos x इक्वल टू 0 या फिर sin x -2 इक्वल टू 0। तो sin x इक्वल टू 2 आ गया, क्या ये चीज पॉसिबल है, नहीं है। क्या cos x इक्वल टू 0, मतलब 2 डिवाइड में चला गया तो ये 0 हो गया। साइन एक्स की वैल्यू 2 क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि -1 से +1 के बीच में ही इसकी वैल्यू ऑक्सीलेट करती है। कॉस एक्स की वैल्यू भी -1 से +1 के बीच में ऑक्सीलेट करती है, और यहाँ पे कॉस एक्स की वैल्यू 0 आई है। तो एक्स क्या क्या हो सकता है, हमने थोड़े टाइम पहले ही जनरल सॉल्यूशन में इसकी बात करी थी।
यही था। अब ये कहीं आपको गिवन है, आप बोलोगे यस ऑप्शन ए इज गिवन टू अस, आई विल से यस इट इज करेक्ट। अगला इज इक्वेशन, साइन की पावर सिक्स एक्स प्लस कॉस की पावर सिक्स एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर हैज रियल सॉल्यूशन एफ। चलो देख लेते हैं। क्या आपको एक फॉर्मूला याद है, साइन एक्स प्लस साइन की पावर सिक्स एक्स प्लस कॉस की पावर सिक्स एक्स इक्वल टू, इसका क्या होता है फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला होता है 1 - 3/4 साइन स्क्वायर 2x, और ये आपको गिवन है एज द ए स्क्वायर, है ना? तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो सिर्फ, रेदर देन कि आप साइन की पावर सिक्स प्लस कॉस की पावर सिक्स को लेके जाओ फ्रॉम बेसिक्स, फ्रॉम साइन स्क्वायर, फ्रॉम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, है ना? अभी ये हो गया आपका 1 - a² इज इक्वल टू 3/4 साइन स्क्वायर 2x। आपको पता है ये इसकी जो वैल्यू है वो ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, 0 से 1। अब 0 से 1 क्यों, हम तो कह रहे थे कि -1 से +1 के बीच में, -1 से +1 के बीच में होगा आपका साइन एक्स की वैल्यू, बट यहाँ पे साइन स्क्वायर है, तो नेगेटिव टर्म भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो 0 से 1 के बीच में ही रहेगा आपका सोल्यूशन। तो यहाँ पे इसका रेंज कितना आ जाएगा आपका? अगर मैं इसका रेंज, इसके रेंज की बात करूँ सिर्फ साइन स्क्वायर एक्स की, बाकी इसको दूसरी साइड भेज दूँ, तो ये हो गया 4/3 1 - a², है ना? साइन स्क्वायर 2x इसकी। अगर मैं इसकी रेंज की बात करूँ, आप एक बार जीरो रख के यहाँ पे सॉल्व करो, एक बार 1 रख के सॉल्व कर लो, तो आपके पास आ जाएगा, जब जीरो रखोगे तो 1 आ जाएगा, और 90 डिग्री रखोगे तो 1/4 आ जाएगा। तो इसका जो रेंज है वो 1/4 से 1 के बीच में ही है। ठीक है, तो आपका जो ए है वो कहाँ, किस में बिलोंग करेगा? ए बिलोंग करेगा आपका -1 से 1/2 के बीच में, यूनियन 1/2 से 1 के बीच में। ए स्क्वायर था, अभी स्क्वायर कैसे कैसे हो सकता है, इस वाले केस में हो सकता है ना, जब ये -1 हो और ये -1/2 हो, और पॉजिटिव के केस में भी हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर करती चीजें वही सेम आ जाएंगी। तो आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा है? नहीं दिख रहा तो नन इज योर आंसर। चलिए अगला इज द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द एक्सप्रेशन आपको गिवन है, आपसे बोला गया है कि इसकी वैल्यू बताओ क्या है। आप एक काम करो, एन की जगह 0 रखो, तो यहां से आपके पास आ गया π/4, और यहाँ से भी आ गया आपके पास π/4। यहाँ पे ऑलरेडी π/4 है, और ये आपका नलीफाई हो रहा है, तो एक बार π/4 यहाँ पे पुट करके देखो। और आप जैसे ही यहाँ पे π/4 पुट करते हो, यहाँ पे ये क्या हो गया, 90 डिग्री, एंड 90 डिग्री इज इनफाइनाइट, सो ये तो नॉट डिफाइंड है, इट इज नॉट डिफाइंड एट π/4 एंड π/4, therefore योर आंसर इज नो सॉल्यूशन, पाई इसका सॉल्यूशन ही नहीं है। बड़ा आसान था क्वेश्चन, राइट? तो आप ऐसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं। जनरल सॉल्यूशन इफ 10x 3x इक्वल टू 1, तो जब सिर्फ 10x था, 10 थीटा इक्वल टू 1 मतलब 10 45 डिग्री, है ना? 10 अल्फा के इक्वल हो गया, और इस वाले केस में तो आपने सॉल्यूशन पढ़ा ही था। अब वैसे ही यहाँ पे आपके पास 3 थीटा गिवन है, और ये 45 है, तो n π + 45 डिग्रीज, तो 3 थीटा इज इक्वल टू n π + π/4। ये थीटा 3 जो है वो नीचे मल्टीप्लाई में चला गया, मल्टी डिवाइड में चला गया, तो ये हो गया आपका 10, और ये है आपका ऑप्शन बी में। चलो आगे बढ़ते हैं। टेन थीटा इक्वल टू 1, देन द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा इज, तो इसको कर सकते हैं। 10 2 थीटा की आपको फॉर्मूला याद होगा आई गेस। 10 2 थीटा इक्वल टू 1,
टेन टू थीटा क्या होता है? टू टेन थीटा, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू वन। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया टू टेन स्क्वायर थीटा, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां से हो गया ये थ्री टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। अभी टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन बाय थ्री हो गया। अब यहां से आपको थीटा निकालना है, तो ये कितना हो गया आपका? वन बाय थ्री तो होता नहीं, वन बाय रूट थ्री होता है आपके पास। बट आप अगर उसका स्क्वायर कर दो, वन बाय थ्री, वन बाय रूट थ्री किसका होता है? टेन सिक्सटी डिग्री का, टेन थर्टी डिग्री का। तो ये रहा। अभी थीटा आपके पास ये है और ये पाई बाई सिक्स है। आप थीटा यहाँ से निकाल सकते हो, टेन की जगह बस, एंड दिस इज योर आंसर। डू यू हैव एनी सॉल्यूशन लाइक दिस? जब सॉल्यूशन नहीं है, देन इट इज नन ऑफ दीज। है ऑप्शन ए है। नहीं, ऑप्शन ए भी नहीं है, राइट। नन ऑफ दीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। If cot alpha plus beta is equal to 0, then sin alpha plus 2 beta is equal to what? चलो, cot alpha plus beta is equal to 0, बताओ cot की वैल्यू कब 0 होगी? जब cot 90 डिग्री होगा। तो अल्फा और प्लस बीटा कितना हो गया? 90 डिग्री, पाई बाय टू। तो क्या मैं इसको 90 मतलब 45 प्लस 45 अज्यूम कर सकता हूँ अल्फा और बीटा को? अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय फोर इक्वल टू बीटा, है ना? अब मैं इसको यहाँ पे पुट करके देखता हूँ, अगर पुट हो जाता है देन अच्छी बात है। साइन एल्फा, ये है प्लस टू बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे काम करते हैं, इसको सॉल्व ही कर लेते हैं, है ना? यहाँ पे वैल्यूज पुट करने से पहले सॉल्व कर लेते हैं। एल्फा आपके पास गिवन है पाई बाय फोर, बीटा आपके पास कितना गिवन होता? एल्फा प्लस टू बीटा, एल्फा पाई बाय फोर हो गया प्लस टू, बीटा क्या हो जाता आपका? पाई बाय टू माइनस एल्फा। आपने इसको फर्दर सॉल्व किया, तो ये हो गया पाई बाय फोर प्लस पाई माइनस टू एल्फा। और आपने जब इसको फर्दर सॉल्व किया, तो ये कितना हो गया आपके पास? आप इसको और किस तरीके से लिख सकते हो? यहाँ पे टू एल्फा हो गया। क्या आप इस बीटा को बीटा प्लस बीटा लिख सकते हो? हाँ, ये भी एक तरीका है। हाँ, इसको ऐसे ही कर लेते हैं। एल्फा प्लस बीटा, एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो आपको पाई बाई टू की बनी है, प्लस बीटा हो गया ये। तो यहाँ पे अल्फा प्लस टू बीटा की जगह आप लिख सकते हो पाई बाय टू प्लस बीटा। तो ये कितना हो गया आपका? कॉस बीटा हो गया। और कॉस बीटा को और क्या लिख सकते हो आप? पाई बाय टू माइनस एल्फा। तो ये हो गया आपका साइन एल्फा। Do you have any answer like this? Yes, here you have. चलिए आगे बढ़ते हैं आप। एफ साइन टू एक्स इज इक्वल टू फोर कॉस एक्स, देन एक्स की वैल्यू। तो साइन टू एक्स को आपको पता है क्या लिख सकते हो? टू साइन एक्स कॉस एक्स, माइनस फोर एक्स को आप दूसरे साइड भेज दो। यहाँ से मैंने दोबारा क्या करा, कॉमन ले लिया यहाँ पे, कॉस एक्स। ये हो गया आपका फिर साइन एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। ये तो शायद रिपीट हो गया क्वेश्चन। कॉस एक्स इक्वल टू जीरो,
साइन एक्स माइनस टू इक्वल टू 0। साइन एक्स बराबर 2, ये आंसर नहीं होगा, थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस करा, क्यों? क्योंकि -1 से 1 के बीच में ही साइन की वैल्यू हो सकती है, और ये cos x इक्वल टू 0 हो गया, है ना? तो x हो गया आपका 2n प्लस -π/2, ऑप्शन ए। अगला इस टेस्ट, द जनरल सॉल्यूशन, द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। तो आप क्या करें यहाँ पे, 1 की जगह आप 10π/4 लिख सकते हो। ऐसा क्यों? तो ये एक फॉर्मूला बन जाएगा, 10a-b का फॉर्मूला बन जाएगा पूरा पूरा, है ना? और ये क्या होता है, 10a-b क्या होगा, 10a-10b अपॉन में 1 प्लस 10a-10b। तो यहाँ पे 10 3 थीटा माइनस 10π/4 अपॉन 1 प्लस 10π/4 को 1 भी लिख सकते हैं, तो 1, और ये 10 3 थीटा, बस ये ऐसा ही लिखा हुआ है। तो ये हो गया आपका 10a, कितना है आपके पास, 3 थीटा, और ये हो गया आपका b, विच इज π/4 इज इक्वल टू √3, इसके बराबर ही है। अब क्या आपको पता है यहाँ पे कि √3 किसकी वैल्यू होती है? ये होता है 60 डिग्री, 1060 की, मतलब 10π/3। अब यहाँ से अगर आप जनरल सॉल्यूशन निकालते हो तो कितना हो गया, n पाई प्लस π/3, है ना? अब इसको आपको बस फर्दर सॉल्व करना है। 3 थीटा π/4 को दूसरी साइड भेजे तो पॉजिटिव में हो गया, थीटा हो गया आपका, ठीक है। इसको आप पहले एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो ये हो गया 12, 12 या 36, और ये 12 लेने के बाद 4 + 3 7, 7π। चेक करो आपके पास कहीं कोई ऐसा ऑप्शन है? ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 4 cos² x प्लस 6 sin² x इज इक्वल टू 5। तो आप यहाँ पे सबसे पहले cos को साइन में बदल लो, तो ये हो गया 1 - sin² x प्लस 6 sin²x। आई वॉज राइटिंग थीटा, बट x आपको गिवन है, इक्वल टू 5। सॉल्व कर लो, 4 - 4 sin² x प्लस 6 sin² x इक्वल टू 5। तो ये हो गया 4 + 2 sin² x इक्वल टू 5। तो ये हो गया आपका 2 sin² x इक्वल टू 1, 4 वहां भी माइनस में हो गया, तो sin² x इक्वल टू 1/2। तो साइन एक्स आपका कितना हो गया, 1/√2। और आपको पता है कि ये कितना है, sin 45 डिग्री। तो यहाँ से आपका एक्स कितना हो गया, n पाई प्लस माइनस π/2, आंसर। तो ये है आपका ऑप्शन बी। चलिए, अभी हम आ जाते हैं आईटीएफ के ऊपर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर। तो ये क्वेश्चन जो है, ये किस टाइप का क्वेश्चन है, साइन इनवर्स माइनस एक्स टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होगा, आपका माइनस बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। अभी बताओ, माइनस पाई √3/3 है, √3/2, तो ये माइनस का साइन पहले तो बाहर आ गया, है ना? साइन इनवर्स √3/2, और √3/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 डिग्री की। तो ये हो गया -π/3।
आपके पास है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन भी सिमिलर फॉर्मेट, बस कॉस में क्या होता है, माइनस बाहर नहीं आता, मतलब वैसे बाहर नहीं आता जैसे साइन में, बट और किस तरीके से आता है। कॉस इनवर्स माइनस थीटा है, ये हो जाएगा आपका पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया कॉस इनवर्स माइनस 1/2। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, और 1/2 किसका होता है, पाई/3 का, 60 डिग्री का। आपने इसको फर्दर सॉल्व किया तो ये हो गया 2 पाई/3। डू यू हैव एनी ऑप्शन लाइक दिस, ऑप्शन सी। चलो, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स -1। कॉट में भी जो कॉस वाला सीन था सेम है, पाई माइनस पाई/4, दिस रिजल्ट इनटू 3 पाई/4, एंड हियर इज योर आंसर। अगला, नाउ दिस इज अ डिफरेंट टाइप, टेन इनवर्स टेन 3 पाई/4। अभी इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको परफेक्ट फॉर्म में बनाओ। तो टेन 3 पाई/4 का आप और क्या ले सकते हो, पाई माइनस पाई/4, है ना। तो अभी क्या होगा ये, आप यहां से माइनस बाहर निकाल लो। माइनस बाहर क्यों निकला, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव ही होता है, तो माइनस आपका बाहर आ गया। अब टेन इनवर्स, ये माइनस का साइन आपका बाहर है, 10 पाई/4, तो कितना हो गया आपके पास ये, -पाई/4, ऑप्शन डी। अभी आगे बढ़ते हैं ना। अगेन यहाँ पे भी आपको सेम तरीके से करना है। आप देख करके ये कर सकते हो, कॉस इनवर्स और कॉस को कट करो तो 7 पाई/6, ये आपका आंसर है, बट दिस इज नॉट योर आंसर, दिस विल नेवर बी योर आंसर। आप सबसे पहले इसको अंदर वाला पार्ट जो है उसको सॉल्व करेंगे। 7 पाई/6 को आप और कैसे ले सकते हैं, पाई प्लस पाई/6। अभी ये क्या है, इट इज इन थर्ड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर में कॉस नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, है ना। कॉस इनवर्स नेगेटिव कॉस पाई/6, और जब भी नेगेटिव वाला कॉस बाहर आता है तो पाई माइनस अल्फा हो जाता है। तो ये कितना हो गया, 5 पाई/6। डू यू हैव एनी ऑप्शन लाइक दिस, यस दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। अगला इज दिस, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज हुई है, दैट इज अगर साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा होगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी पाई/2, और यहाँ पे इट इज सेम। तो साइन पाई/2 कितना होता है, 1 होता है, तो 1 इज योर आंसर। यहाँ पे जरूरी नहीं कि सिर्फ थीटा या एल्फा या फिर एक्स या फिर वाई हो, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू दी है और वो दोनों सेम है, इट इज अगेन फॉर्मिंग द सेम, ये फॉर्मूला है ना, पाई/2। तो ये हो गया कॉस पाई/2 कितना होता है, 0। अगला क्वेश्चन इज दिस, यहाँ पे हमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे, कॉस इनवर्स माइनस √3/2 है, तो अभी तो फिलहाल इसको ऐसा लिख लेते हैं, हमने इतना लिख ही लिया है। तो अभी कॉस इनवर्स वाली वैल्यू हमें सॉल्व करनी है, तो कॉस इनवर्स यहाँ पे नेगेटिव में है ना, ये नेगेटिव में है, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2 प्लस पाई/6, इसके बाहर कॉस, फर्दर सॉल्व किया, कॉस पाई √3/2 किसकी वैल्यू होती है, 30 डिग्री की कॉस में, और ये हो गया आपका पाई/6, इससे ये कट गया। कॉस पाई कितना होता है, कॉस पाई इज -1, मतलब कॉस 180 डिग्री।
चलिए अगला क्वेश्चन इज दिस। आप, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ये कैसे करना है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, एक्स की जगह पाई बाय टू पुट कर दो। क्यों? क्योंकि पाई बाय टू पुट करोगे तो ये तो हो गया आपका जीरो ऊपर का, है ना, और नीचे का वन हो गया। तो ओवरऑल ये पूरा टर्म क्या हो गया, पूरा टर्म ही जीरो हो गया। और टेन इनवर्स जीरो किसका होता है, जीरो का ही होता है। अब ऑप्शन में पुट कर लो, एक्स की जगह जीरो, पाई बाय टू इनफाइनाइट होता है। एक्स की जगह अगर जीरो पुट करा तो पाई बाय टू, और यहाँ पे पाई बाय फोर। अच्छा, हमें इसे थोड़ा सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि कौन सा जीरो आ रहा है। ठीक है ठीक है। हमने यहाँ पे क्या पुट करा था, एक्स की जगह पाई बाय टू पुट करना था ना हमें। हाँ, हमने पाई बाय टू पुट करा तो ऊपर जीरो हो गया और नीचे कुछ भी हो वो पूरा का पूरा ही जीरो हो गया। ठीक है, यहाँ पे पुट करो एक्स की जगह पाई बाय टू, तो पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू, कितना हुआ ये, जीरो तो हो गया। यहाँ पे एक्स की जगह अगर पाई बाय टू करा तो ये भी जीरो हो गया। यहाँ पे पाई बाय टू करा तो ये जीरो नहीं हुआ। ओके, अभी यहाँ पे क्लाश हो रहा है। कोई और वैल्यू पुट करके देखो, है ना, अगर हम कुछ और वैल्यू भी पुट करते हैं तो भी ये सॉल्व होना चाहिए, ऐसे एरर नहीं आएगा। आई होप मेरी आवाज आ रही है। There was technical issue, Wi-Fi went off. Yeah, I think it's working now. Okay, yeah, it is working right now. ठीक है, अगला क्वेश्चन। यहाँ पे आप अगेन पाई बाय टू पुट करो। जैसे आप पाई बाय टू पुट करोगे, टेन इनवर्स वन माइनस कॉस पाई बाय टू कितना होता है आपका, जीरो होता है, और नीचे वन ही है। तो ये अगेन आपका हो गया टेन इनवर्स वन विच इज पाई बाय फोर। अब ऑप्शन में पुट करके देखो कि आप
पाई/2 पुट करो और आपके पास रिजल्ट में पाई/4 आ जाए। तो ऐसा ऑप्शन बी है इज द करेक्ट आंसर। अगला इज दिस। आप जैसे ही यहाँ पे पाई/2 पुट करते हो तो क्या हो जाएगा, ये जीरो हो गया, ये √2 हो गया, ये जीरो हो गया, ये √2 हो गया। ठीक है, हाँ पुट कर सकते हो, है ना। पाई/2 एक्स की जगह पे पुट करना है, ठीक है। तो ये हो गया कॉट इनवर्स 1 - 1 प्लस 1 + 1, 1 - 1 प्लस, यहाँ पे माइनस का साइन, 1 + 1। तो ये क्या हो गया, ये जीरो, ये जीरो, ये √2, ये √2। तो कॉट इनवर्स -√2/√2, दिस इज नथिंग बट कॉट इनवर्स -1। और कॉट इनवर्स -1 को आप कैसे लिख सकते हो, पाई - पाई/4। तो ये कितना हो गया, 3 पाई/4। अभी ऑप्शन को ऑब्जर्व करो, आपने पाई/2 रखा था एक्स की जगह। जैसे आप यहाँ पे पाई/2 रखते हो तो ये पाई/4 हो गया, इट विल नॉट सेटिस्फाई। यहाँ पे एक्स की जगह अगर आप पाई/2 रखते हो तो ये देखो, पाई - पाई/4, 3 पाई/4 बन रहा है, डी। डी इज योर करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पे आप क्या रखोगे कि इक्वेशन छोटी हो जाए, एक्स की जगह पे क्या रख सकते हो। अगर एक्स की जगह -1 रख लो तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, और ठीक है, हाँ सही है, -1 रखोगे एक्स की जगह पे। तो यहाँ पे x² ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, नेगेटिव हो गया, 0 0 0 हो गया, यहाँ पे √2, यहाँ पे √2 हो गया। ठीक, ये पुट कर लो, बेस्ट है। tan इनवर्स 1 + 1, 1 - 1, 1 + 1 प्लस 1 - 1। तो ये जीरो, ये जीरो, ये √2, ये √2 कैंसिल आउट हो गया। ये हो गया tan इनवर्स 1, दिस इज नथिंग बट पाई/4 इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू पाई/4। तो बताओ sin 2 अल्फा कितना हुआ। तो sin 2 अल्फा हो जाएगा आपका पाई/2 विच इज इक्वल टू 1। sin पाई/2 विच इज इक्वल टू 1, एंड 1 इज व्हाट, 1 इज एक्स का स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर, x²। चलिए अभी अगला इज प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल करने से पहले कुछ चीजें हैं विच आई वुड लाइक टू टेल यू। सो पहली चीज, मतलब कुछ सॉल्व करने के अप्रोच है आपके पास, आपने ऑलरेडी फॉर्मूला वगैरह पढ़ा होगा, टेंजेंट ड्रॉ पढ़ा होगा, और ये साइन फार्मूला, कोसाइन फार्मूला, बहुत सारी चीजें हैं, हाफ एंगल फार्मूला आपने पढ़े होंगे, है ना। तो वो सब तो ठीक है। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज बता देता हूँ। अगर आपके पास ट्राइंगल जो है वो इक्वलेटरल है, ठीक है, इक्वलेटरल ट्राइंगल में आपके तीनों साइड्स A B C, तीनों एंगल्स जो है वो 60 डिग्री होंगे, इनके जो साइड है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, A B C, स्मॉल a b c, ये 1 ले लो या फिर 2 ले लो, दोनों से यू विल बी गेटिंग द आंसर। इसका एरिया कितना होगा, एरिया होगा √3/4 साइड स्क्वायर। सिंस यहाँ पे साइड आपका 1 है तो √3/4 ही आपका आंसर होगा, ठीक है। अभी दूसरा, ये तो पहला हो गया, जब आपके तीनों साइड 60 60 60 के इक्वल है। मान लो एक साइड 30 के इक्वल है, दूसरा साइड 60 के इक्वल है, और तीसरा साइड 90 के इक्वल है। उस वाले केस में ए हो जाएगा आपका 1, बी हो जाएगा आपका √3, और सी हो जाएगा 2। मतलब ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, ये एंगल है, ऊपर एंगल है। दिस इज नॉट वर्किंग।
ओके, इट इज नाउ। ऊपर वाले एंगल है और नीचे वाले साइड्स हैं। और अगर आपके पास ए 45 डिग्री हो, बी 45 डिग्री हो और सी 90 डिग्री हो, उस वाले केस में आपका जो साइड ए है वो 1 हो जाएगा, साइड बी जो है वो 1 हो जाएगा और साइड सी जो है वो √2 के बराबर हो जाएगा। एक और है, वो भी लिख लीजिए आप। अगर आपके पास साइड जो है वो 45 डिग्री हो ए, बी जो है वो 60 डिग्री हो और सी जो है 75 डिग्री हो, तो साइड का लेंथ हो जाएगा आपका 2 के इक्वल, बी का हो जाएगा √6 के इक्वल और सी का हो जाएगा आपका √3+1 के इक्वल। ये चीजें आप नोट कर लीजिए, ये नेसेसरी हैं, हमें आगे बढ़ने से पहले ये चीज हमें पता होना चाहिए। रेस्ट, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब ये है कि हाँ, आप लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं पहले से, क्योंकि पर्सपेक्टिव ही यही है। चलिए, अभी आपसे बोला गया एक ट्राइंगल है एबीसी। एबीसी ट्राइंगल है, ठीक है। इसका एक लेंथ है √2, बी आपका हो जाएगा √6 और सी हो जाएगा आपका √8। तो बताओ, अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, a² + b² = c² है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल ही बन रहा है ना। ये जो तीनों वैल्यूज आपको गिवन है, ये राइट एंगल ट्राइंगल ही बना रही है। राइट एंगल ट्राइंगल बना रही है तो आपको पता है क्या हो गया, वन ऑफ देम शुड बी 90 डिग्री। ओनली ऑप्शन ए जो है वो दिख रहा है वैसा, तो वो वेरीफाई भी करता है, हमें तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। अगला इज ए बी सी आर इन रेशियो 1:3। ठीक है, एंगल जो है ट्राइंगल ऑफ एबीसी के वो रेशियो में 1:3 के रेशियो में, 1:3। और आपसे बोला गया है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कितना होगा। इट इज इजी, आई डोंट थिंक सो ज्यादा टफ है ना। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप एंगल का सम फाइंड कर लो, मतलब किस रेशियो में ये आ रहा है। अगर आप ये चीज ऑब्जर्व करते हो तो आपको ये चीज तो समझ में आएगी। ये 1x, ये 2x, मतलब 3, और ये 6x हो गया। आपको पता है कि 180 के बराबर है, तो x मतलब जो 1x है उसका कितना एंगल हो गया, आप बोलोगे 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, अगर 30 डिग्री है कोई साइड, 60 डिग्री है और 90 डिग्री है, तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ कितना होगा। 30 डिग्री पे 1 है, 60 डिग्री पे √3 है और 90 डिग्री पे 2 है। ऐसा कौन सा आपको दिख रहा है जो इस रेशियो में है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है। ओनली ऑप्शन सी। तो हियर वी गेट आवर आंसर। छोटे छोटे सा क्वेश्चन था, बस हमें इतना ही मालूम होना चाहिए, काफी है। a = 2, b = √6, c = √3+1, देन एंगल ए क्या है। एंगल ए आपसे पूछा क्या है, कॉस कोसाइन फॉर्मूला लगा दो। कॉस ए आपको पता है क्या होता है, b² + c² - a² / -bc, चलो बी कितना है, 6 है, इसका स्क्वायर 6 प्लस सी कितना है, √3+1 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 3+1 प्लस 2√3 माइनस ए कितना है, ए का स्क्वायर 4, 2b कितना है √6, सी कितना है √3+1। चलिए अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 6+4+2√3 -4, 2√6 √3+1। इसको सॉल्व किया तो इस +4 से ये -4 कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से मैंने 2 को अगर कॉमन लिया एज ऑफ नाउ, मैंने अगर 2 को कॉमन लिया तो ये 3+2√3, नहीं यहाँ पे सिर्फ √3, सिर्फ √3 आएगा। 2 तो हमने कॉमन ले लिया ना, अपॉन 2√6 √3+1। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हुआ,
ऊपर से √3 अगर मैंने कॉमन लिया तो ये √3 + 1 हो गया, और नीचे √6 है, √3 + 1, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ये 1/2 हो गया, 1/√2, है ना। और आपको पता है 1/√2 किसका होता है? cos A = 1/√2, किसका हुआ ये हो गया आपका 45 डिग्री का। अगला आपसे बोला गया है A 45 है, B 60 है, C 75 है, तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कितना होगा? अभी हमने थोड़ी देर पहले ही लिखा था 45 डिग्री, 60 डिग्रीज एंड 75 डिग्रीज में। तो क्या होता है ये होता है 2, ये होता है √6, ये होता है √3 + 1। किस में दिख रहा है ये? सिर्फ ऑप्शन सी में। अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है अगर ए बी सी के एंगल्स ए पी में है और बी और सी का रेशियो आपको गिवन है, देन एंगल ए कितना होगा? ठीक है, इसे ए, इसे बी और इसे सी बोल लो। इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये है। आपसे बोला गया है कि सी और बी का रेशियो √3 और √2 है, और ए बी सी आर इन ए पी। तो आपको ये भी पता है कि A + B + C कितना होगा? पाई होगा, है ना। और आपसे ये, आपको तो ये पहले ही पता था A + B + C ये तीनों एंगल पाई के इक्वल है। आपसे ये ए पी में बोला है तो 2B = कितना हो गया? A + C के इक्वल। और A + C कितना हो जाएगा यहाँ से? π - B। तो 2B की जगह क्या लिख सकते हो आप? π - B। और यहाँ से 3B = पाई के इक्वल हो गया। तो बी की वैल्यू कितनी हो गई? 60 डिग्रीज हो गई, है ना। अभी आपको पता है साइन B/B शुड बी इक्वल टू साइन C/C, और साइन A/A ये आपस में तीनों इक्वल होता है। हमने बी और सी से रेशियो निकाल लिया क्योंकि आपके पास बी और सी गिवन था, इस टर्म में आपको गिवन था रिलेशन, तो आपने ये वाला फॉर्मूला पुट करा। बी आपका 60 डिग्री है, तो साइन 60 कितना होता है? √3/2। बी आपको गिवन है कितना? √3, तो यहाँ पे √3 लिखा मैंने। साइन सी गिवन नहीं है, बट आपको क्या गिवन है? सी की वैल्यू गिवन है विच इज √2। तो इससे ये कैंसिल आउट हुआ, इससे ये कैंसिल आउट हुआ, तो आपके पास बचा √2। तो साइन C = 1/√2। तो सी की वैल्यू कितनी होगी? 45 डिग्रीज। अब आपके पास ए आपको निकालना है, बी आपको पता है 60 डिग्रीज है, और सी आपको पता है 45 डिग्री है। तो बताओ ए कितना हुआ? 75 डिग्री ओनली। तो हियर यू हैव एज योर आंसर 75 डिग्रीज। चलिए अभी आपसे बोला गया है एंगल ए जो है वो 30 डिग्री है, बी और सी आपका रेशियो में, तो बताओ बी कितना होगा? तो ए, बी और सी, ठीक है। बी, सी और ए, ये आपके एंगल हो गए, और ये आपके साइड्स हो गए। तो ये आपको 2 गिवन है, ये आपको √3 गिवन है, और ये आपको 30 गिवन है। तो बताओ 2 √3 है और ये 30 है, किसमें देखा है आपने ये वाली चीज? A 30, 30, 60, 90 के केस में आपने देखा है 1, √3 और 2, यही देखा है। 2 आपको गिवन है यहाँ पे, √3 यहाँ पे गिवन है, मतलब 2 जो है वो 90 डिग्री के इक्वल होगा, और ये जो है आपका 6 डिग्री के इक्वल होगा। तो ये आपका 1 के इक्वल है। तो बताओ एंगल भी कितना हो गया? 90 डिग्रीज। ये चीजें तो हमने अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको शॉर्टकट्स बताए थे ना, बस वहीं से। शॉर्टकट नहीं है वो, कुछ डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं जो याद रखने हैं हमें, और हमने उसको यहाँ पे ऐसे लिख लिया है, बस और कुछ नहीं। आपसे बोला गया है इफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन रेशियो 3 3x + 4x
प्लस 5x। पाई के इक्वल है ये, मतलब 180 के इक्वल है। तो बताओ कितना हो गया ये। ठीक है। तो आप जब इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 15। तो पहला वाला साइड आपका हो गया 45 डिग्री, दूसरा वाला साइड हो गया 60 डिग्री, और तीसरा वाला साइड हो गया आपका 75 डिग्री। क्या आपने थोड़ी देर पहले इसके लिए वो निकाले थे, वैल्यूज निकाला था? क्या क्या होते हैं? 45, 60 एंड 75 के लिए। अगर आपको वो भी आते हैं तो हमने थोड़ी देर पहले ही हमने ये क्वेश्चन करा ऊपर। 45, 60 एंड 75, 2√6 एंड √3+1। ठीक है। तो बस हमें ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है। 45 का साइड जो हो गया है वो हो गया 2√6 √3+1। आपसे क्या बोला है? लीस्ट टू ग्रेटेस्ट साइड। तो ये तो आपको यही दिख रहा है, 2 रेशो √3+1। ऑप्शन बी। इफ इन ट्राइंगल ए बी सी, ए आपको 15 गिवन है, बी 14 गिवन है, एंड सी आपको 13 गिवन है, देन आपसे पूछा जा रहा है सरकम रेडियस कितना होगा। सरकम रेडियस के लिए फॉर्मूला होता है A/2 sin A। तो ये हो गया आपका। और आप इसी चीज को ABC/4 डेल भी कह सकते हो। ये डेल क्या है? आप सबसे पहले ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है आपका, आप सबसे पहले वो निकालोगे, सेमी पैरामीटर। तो सेमी पैरामीटर हो जाएगा आपका A+B+C/2। और डेल निकालोगे आप एस, S-A, S-B, S-। ABC आपको गिवन है 15 × 14 × 13 4। एस निकालना है आपको, आपने क्या, 15 + 14 + 13 42/2 20। ये हो गया 21, 21 - 15 6 7 8। ठीक है। ये हो गया 3 × 2 × 2 × 7, रूट से हटाने के बाद कैसे हुआ ये भी मैं बता देता हूँ यहाँ पे। 3 × 7, 3 × 2 7, 2 × 2 × 2 देखो, एक 7 बाहर आ गया, यहाँ से एक 3 बाहर आ गया, यहाँ से 2 2 बाहर आ गए, बस यही है। यहाँ पे लिख लो इसको। अब इसे कैंसिल आउट करना है। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 65, 13×5 = 65, और यहाँ पे नीचे हो गया 8। आंसर डी। इन ट्राइंगल ABC द वैल्यू ऑफ ये। ठीक है, तो यहाँ पे आप कुछ भी अज्यूम कर लो, वैल्यूज कुछ भी ले लो, है ना। चाहे तो आप वो 60 90 वाला लेकर ये कर लो, 60 30 90, और ABC की वैल्यूज यहाँ पे डायरेक्टली पुट करके, या फिर आप प्रोजेक्शन फॉर्मूला लगा लो। प्रोजेक्शन फॉर्मूला भी यहाँ पे सही एकदम एग्जैक्ट और परफेक्टली मैच करेगा। चलिए फिर प्रोजेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पे प्रोजेक्शन फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? लिख देता हूँ मैं आपके लिए। प्रोजेक्शन फॉर्मूला, इट इज A = B cos C प्लस C cos B। देखो, B cos C माइनस C cos B आपको गिवन है। क्या आप इस चीज को मॉडिफाई कर सकते हो थोड़ा सा? इस चीज को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। B cos C, B cos C को आप क्या लिख सकते हो यहाँ से? या फिर इवन आप इसको भी लिख सकते हो। आप
ए माइनस बी कॉस सी को लिख सकते हो सी कॉस बी। चलो ये चीज हम एक कर सकते हैं यहाँ पे। ए एज इट इज, बी कॉस सी को बी कॉस सी ही लिख लो यहाँ पे, माइनस इसको आप लिख सकते हो ए माइनस बी कॉस सी। तो ये ए प्लस बी कॉस सी हो गया, है ना। अब यहाँ से ए टू बी कॉस सी माइनस ए हो गया, और यहाँ पे आपने बस पुट करो, ये हो गया टू ए बी कॉस सी माइनस ए स्क्वायर। और अभी आपको टू ए बी कॉस सी पता करना पड़ेगा, ये क्या है कॉस सी। आप कोसाइन फॉर्मूला लगा दो, कॉस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन टू ए बी। अभी ये देखो, टू ए बी कॉस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इस चीज को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस सी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर से प्लस का ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। एंड हियर इज योर आंसर टू दिस क्वेश्चन। या फिर आप वैल्यू लेकर के भी सॉल्व कर सकते थे। अगला इज एन ए बी सी। अगर आपको साइड तीनों गिवन है, देन द एरिया ऑफ सर्कम सर्कल इज। अभी आपको पता है सर्कम सर्कल क्या होता है? आपने ऐसा वाला डायग्राम देखा होगा जब हम स्ट्रेट लाइन कर रहे थे तब, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम में हमने पढ़ाई। चलिए आपको फिलहाल सर्कम रेडियस फाइंड करना है सबसे पहले, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इज योर सर्कम रेडियस। आप सर्कम रेडियस फाइंड करो। तो ये चीज हमने थोड़ी देर पहले ही करा था, ए अपॉन टू साइन ए, या फिर ए बी सी अपॉन फोर डेल। अभी ए बी सी आपको गिवन है 18, 24 एंड 30 अपॉन फोर डेल। डेल कितना हो गया आपका? आप ए बी सी का सम निकालो, सेमी पैरामीटर निकालो। 72/2 इक्वल टू 36, 36 माइनस 18, 18, 36 माइनस 24, 12, और ये हो गया 6। ठीक है, अभी बाकी इसको आपने वैल्यू के लिए सॉल्व करा। 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, कॉमन ले ली, वैल्यू बाहर निकाल लिया आपने। 6, 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, यहाँ पे पुट करो 18 इंटू 24 इंटू 30 अपॉन में 6 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 2। तो कितना हो गया ये? 60 हो रहा है, और ये वाला 4 आई फॉरगॉट, तो ये हो गया 350। सर्कम रेडियस हो गया आपका 15। जब आपने सर्कम रेडियस फाइंड कर लिया, मतलब रेडियस आपने 15 फाइंड कर लिया, तो आपको क्या करना है, बस पाई आर स्क्वायर लगाना है एरिया फाइंड करने के लिए। पाई को पाई रहना, तो 15 का स्क्वायर विच इज 225 पाई। एंड हियर वी हैव आवर सॉल्यूशन। चलिए अगला। इफ ट्राइंगल डिनोट द, अच्छा इफ डेल्टा डिनोट द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, देन ये बताना है, ठीक है। फाइन। तो आप क्या कर सकते हो, आप तो एक काम करो, इक्विलेटरल ट्राइंगल मान लो इसको। ठीक है, अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वन साइन 120 डिग्री
प्लस sin 120 डिग्री। तो ये हो गया आपका 2 sin 120 डिग्री। sin 120 डिग्री इज, आपको पता है, √3/2, है ना। ये हो गया आपका √3। अब डेल जो है इज नथिंग बट द एरिया। जब साइड 1 1 1 है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? 3/4 साइड स्क्वायर, है ना। साइड तो 1 ही है, तो 3/4 हो गया ये। अब आपको ऑप्शन से मैच करना है। इसका इसका वैल्यू आया आपका √3। ऑप्शन चेक करना है कि आपके पास क्या आएगा। मैं बी को देखता हूँ, 3 है। लैम्डा का √3/4, नहीं, इसको वेरीफाई नहीं कर सकते हम। 4 में पुट करके देखते हैं। 4 × √3/4, आपके पास यहाँ, हाँ, ये देता है आपको √3। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन वी हैव इज दिस। एबीसी एक ट्राइंगल है, उसके बाद आपको कुछ वैल्यूज गिवन है, सेट ऑफ वैल्यूज। आप यहाँ पे क्या करो, अगेन अस्यूम कर लो। ए 30 डिग्री, बी 90 डिग्री, सी 60 डिग्री। तो ए हो गया 1, बी हो गया 2, सी हो गया √3। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग A-1, मतलब A-B का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर C/2 मतलब 30, प्लस A+B का होल स्क्वायर मतलब 3 का होल स्क्वायर साइन 30 हो गया। तो साइन 30 इज 1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी वैल्यू पुट कर लेता हूँ, ये हो गया 1 √3/2 का होल स्क्वायर, प्लस ये हो गया 9/4। पूरी वैल्यू सॉल्व करी तो 3/4 प्लस 9/4 इक्वल टू 12/4 विच इज इक्वल टू 3। अब ऑप्शन हमें मैच करके देखना है कि आपके पास क्या आएगा। सी, देखो ये 3 है और ये 3 का स्क्वायर मतलब सी का स्क्वायर हुआ ये। आपने 60 60 60 क्यों नहीं लिया? क्योंकि ए बी सी आपके तीनों के तीनों इक्वली हो जाते हैं, इसीलिए कंफ्यूजन होता। चलो, अभी हम आ गए हैं हाइट एंड डिस्टेंस पे। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ग्राउंड, ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर्स अवे। एक पॉइंट ग्राउंड से 15 मीटर्स अवे है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री मिला। देन वी नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर बड़ा आसान है, टेन थीटा से फाइंड कर लो। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, इसको मैं एक्स बोल देता हूँ। तो x/15। थीटा कितना है? 60 डिग्री है। 10 60 कितना होता है? √3। एक्स बताओ कितना हो गया? 15 √3। आंसर। दैट्स इट। ऐसे ही क्वेश्चन है। क्वेश्चंस देखने में बहुत बड़े हैं, और आप जब सॉल्व करोगे तो वो छोटा सा ही आपके पास आ रहा होगा आंसर, है ना। बहुत छोटा सा, सॉल्व भी बहुत छोटे तरीके से ही होगा। अभी बोला गया है एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर्स। ठीक है, एक पोल की हाइट 5 मीटर्स है, तो मैंने पोल बना लिया 5 मीटर्स का। शी नीड्स टू रीच 1.3 मीटर्स बिलो द टॉप ऑफ द पोल। पोल का टॉप ये है, 1.3 मीटर्स नीचे उसे आना है, ठीक है। What should be the length of the ladder that she should use, which when inclined at an angle 60 degree to the horizontal। ठीक है, मतलब यहाँ से एक लेडर जो है वो 60 डिग्री पे इंक्लाइन हो रहा है।
60 डिग्री का। ओके, व्हेन लेंथ बताना है पहली चीज तो ये, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लेडर, ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल इज शी प्लेस्ड। तो आप इसको वाई बोल लो और इसको एक्स बोल लो, ये इसको। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी सबसे पहले? इसको एक्स ना ही बोलो तो ये बेटर है ना, क्योंकि हमें हाइट ऑफ द लेडर फाइंड करना था, रिमेनिंग पोल नहीं। तो ये रिमेनिंग जो हाइट है ये कितना हो गया? ये हो गया 3.7 मीटर्स। अभी आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना है? कुछ भी फाइंड कर लो, लेडर की हाइट फाइंड कर लो। तो आप क्या लगाओगे यहाँ पे? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, है ना? तो साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 3.7 बाय हाइपोटेनस है एक्स। 60 डिग्री कितना होता है साइन में? √3/2। और ये होगा 3.7/x। तो x की वैल्यू होगी 3.7 × 2 अपॉन √3। अभी आपको y की वैल्यू भी निकालनी है, तो यहाँ पे आप इसे 10 से निकाल सकते हो, 10 60 डिग्री। कितना हो गया? 3.7 अपॉन x। 10 60 डिग्री कितना होता है? √3 होता है। तो ये हो गया x इज इक्वल टू 3.7 √3। यहाँ पे बोला है कि √3 की वैल्यू आप इसे लेकर के एग्जैक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, बट ठीक है, हमारे पास ऑप्शन है नहीं, हम इसे ऐसे ही सॉल्व कर रहे हैं। तो आप अगर ऑप्शन गिवन हो तो सॉल्व करके बता देना, नहीं गिवन है तो मत करना सॉल्व। दैट्स इट। फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्रीज। ठीक है। अ फ्लैग इज पोस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ फ्रॉम P is 45 degree, then the length of the flag staff and the distance of the building from the point P। तो डायग्राम कुछ ऐसा करके बन रहा होगा इसका। ये डिस्टेंस D है, ये पॉइंट P है। ठीक है, ये 10 मीटर की बिल्डिंग है। ये आपका हो गया, कितना बोला आपसे? 30 डिग्री। एक फ्लैग जो है वो यहाँ पे होस्ट करा गया है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया? 45 डिग्रीज। ठीक है। तो अभी आपसे क्या पूछा गया है? द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ, मतलब इतने का लेंथ, ये वाली चीज आपको 10 मीटर गिवन है। और ये डिस्टेंस आपसे पूछा गया है। एक काम करो, आप इसे ए बोल लो, इसे बी बोल लो, उसे पी बोल लो और इसको सी बोल दो, है ना? तो सबसे पहले आप पी बी निकाल लो। पी बी कैसे निकालोगे? 10 30 डिग्री से। ए बी अपॉन पी बी। ए बी आपको गिवन ही है 10, 10 30 होता है 1/√3। तो पी बी हो गया आपका 10√3, है ना? ये डिस्टेंस आपका निकल के आ गया 10√3। अभी आपको क्या करना है? पीसी निकालना है। पीसी के लिए क्या करोगे? पीसी नहीं निकालना हमें, हमें निकालना है सी, एक ए सी। तो 1045 लगा दो। तो कितना हो गया? इसको ए सी बोल दो ऐसा अपना। तो ये हो गया 10 + AC अपॉन परपेंडिकुलर मतलब पी बी, दैट इज 10√3। ये 1045 वन होता है, और 10√3 इक्वल टू 10 + AC। इस 10 को इस साइड भेज दो, माइनस में हो जाएगा AC। 10√3 - 1 AC की वैल्यू हो गई। तो ये जो डिस्टेंस है, मतलब ये जो लेंथ है फ्लैग स्टाफ का, दैट इज 10√3 - 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर स्विच करते हैं। द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल ऑफ अ ग्राउंड to be found 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree।
देन व्हेन इट इज 60 डिग्री फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, तो सन यहाँ पे अभी इधर है। जब एक बार 60 डिग्री पे था, ठीक है, जब एक बार 60 डिग्री पे था तो कुछ उसकी शेडो की लेंथ होगी, और जब 30 डिग्री पे आया तो उसकी शेडो जो है वो 40 मीटर्स और बढ़ गई, ऐसा बोल रहा हूँ। तो ये कुछ एक्स होगा, है ना। तो आप इसे ए बोल दो, इसे बी बोल दो, इसे सी बोल दो और इसे डी बोल दो। तो अभी आपको हाइट ऑफ द टावर फाइंड करना है, ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या करो, 10 30 डिग्री निकालो। दैट इज नथिंग बट ए बी अपॉन डी बी। डी बी कितना है, 40 + x। 10 30 हो गया √1/√3। ए बी 40 + x, यहाँ से 1/√3। और चलो अभी फिलहाल तो इसे ऐसे ही रहने दो। अभी आपके पास क्या होना है यहाँ पे, 10 60 डिग्री निकालो ना। 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री में ए बी अपॉन सी बी। तो सी बी एक्स है आपका, तो ये हो गया √3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन एक्स। तो ये हो गया एक्स इज इक्वल टू ए बी अपॉन √3। यहाँ पे एक्स की जगह उसे रिप्लेस करो, तो 40 + AB/√3, और ये हो गया आपका √3। √3 AB है ना। ये वैल्यू यहाँ पे एक्स की निकल आई इतनी। अभी हमें ए बी फाइंड करना है, तो हम सिर्फ ए बी के लिए सॉल्व करते हैं। जब ए बी के लिए सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लो यहाँ पे। 40 √3 + AB, और ये इधर से आ गया √3, तो ये 3 हो गया 3 AB। ये इस साइड आ गया, तो ये हो गया 40 √3 2 AB। ए बी कितना हो गया आपका, 20 √3, मतलब 2 हो गया, डिवाइड में गया तो 20 हो गया। दिस इज योर आंसर। अगला क्वेश्चन, द एंगल ऑफ depression of the top and the bottom of an 8 meter tall building from the top of a multi-story building are 30 डिग्री and 45 डिग्री respectively। ठीक है, एक टावर है, कितने मीटर का है ये 8 मीटर का, ये आपको गिवन है। और एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, मतलब उसमें बहुत सारे लेवल्स हैं, फ्लोर्स जिसे कहते हैं, उसी को मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कहते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डेविएशन आपको गिवन है टॉप ऑफ द टावर एंड द फुट ऑफ द टावर का। ठीक है, तो इसके लिए रेफरेंस हो जाएगा ये लाइन ऑफ साइट, ये हो गया। ठीक, तो ये आपको गिवन है 30 डिग्री, और ये आपको गिवन था 45 डिग्री। ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री का, है ना। और ये हो गया आपका 45 डिग्री, अपोजिट एंगल्स हो गए ये। अब आपको क्या फाइंड करना है, आपसे बोला गया फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स। ठीक है, तो आपको ये फाइंड करना है एंड आपको ये फाइंड करना है। तो कर लेते हैं भाई फाइंड। तो एक चीज यहाँ पे आप नोट करें, अगर ये वाला बिल्डिंग 8 मीटर का है तो यहाँ से यहाँ तक का भी 8 मीटर का ही हुआ, ये इतना। और ये इतना बच गया आपका एक्स, और ये जो पूरा है इसे एच मान लो, है ना। चलिए अभी सॉल्व करते हैं। अगर 10 45 डिग्री लेके करते हो आप, तो एच अपॉन डी हो जाएगा आपका। तो ये दोनों आपस में तो इक्वल होंगे, ये चीज हमने यहाँ पे देख ली। तो एच और डी आपका बराबर होगा। इस चीज को आप नोट करके रखें। अगला, अगर मैं 10 30 लेके चलता हूँ
तो मेरे पास एक्स अपॉन डी आ जाएगा दोबारा। ये 30 कितना होता है, 1/√3। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। तो D/√3 हो गया। चलिए ये चीज भी क्लियर है। यहाँ पे एच जो था, इसको आप क्या लिख सकते हैं, एच को लिख सकते हैं आप x+8 इक्वल टू डी। एक्स की वैल्यू आप यहाँ पे आपने पुट कर दी, एक्स की वैल्यू क्या थी, D/3 + 8 इक्वल टू डी। अब इसको आप चाहे दूसरी साइड भेज दो, तो D-D/√3 इक्वल टू 8। यहाँ से आपने डी को कॉमन ले लिया तो हो गया 1/1 - 1/3 इक्वल टू 8 के इक्वल। आपने इसको फर्दर सॉल्व किया तो ये हो गया कॉमन लेने, मतलब ठीक है, अगर कॉमन भी ले लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया आपका D/√3 - 1 इक्वल टू 8/√3। इतनी चीज हो गई। अभी आप क्या करो, डी को इस साइड भेज दो, मतलब ये डी है, मल्टीप्लाई वाला है, इसको नीचे में भेज दो आप। 8√3 √3 - 1 रैशनलाइज कर दो। रैशनलाइज किया तो √3 + 1 √3 + 1। ये हो गया आपका 8√3 3 + 1, और ये हो गया आपका 2। तो ये हो गया 4√3 √3 - 1। ये तो आपका डिस्टेंस आ गया। अब यहीं से आप एक्स की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो। ये आपका डी इधर आ गया, डी को पुट करो। 4√3 √3 - 1 अपॉन √3। एक्स की वैल्यू हो गई 4√3 - 1 आंसर। चलिए अगला। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज। एक टावर ये है ग्राउंड पे, जो कि 40 मीटर्स अवे है फ्रॉम अ पॉइंट पी। एंगल ऑफ एलिवेशन इसका 30 है। तो बताओ ये कितना हुआ, हाइट ऑफ द टावर। ये तो आसान ही हो गया। 10 30 डिग्री, x/30, 10 30 कितना होता है, 1/√3। तो ये हो गया आपका 10√3। एक्स की वैल्यू हो गई आपकी 10√3 मीटर्स। इतनी ही बड़ी आपकी टावर है। दिस इज द हाइट ऑफ द टावर। चलो ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स टू द टॉप ऑफ द, अच्छा, सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग 30 डिग्री एंगल। ये ट्री था, ठीक है, और ये ट्री जो है वो स्टॉर्म की वजह से टूट के गिर जाती है। तो लेट्स से यहाँ से मुड़ी होगी वो, और ये 30 डिग्री का एंगल बना रही है ग्राउंड से। अगला इज द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर्स। ये 8 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अच्छा, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, विच इज ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट का आपको सम बताना है। दैट मीन्स आपको परपेंडिकुलर प्लस हाइपोटेनस बताना है। ये तो कर ही सकते हैं हम। सबसे पहले आप 10 30 डिग्री निकालो। आप नाम दे दो इसको ए,
बी सी। 10 30 डिग्री, ये हो गया ए बी अपॉन 8। 10 30 इज 1/√3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन 8। तो ए बी आपका हो गया यहाँ से 8√3। एक चीज तो ये आप ध्यान रखें, है ना। अगला, आपके पास बेस है एंड आपके पास हाइपोटेन्यूज है, तो आप कॉस लगा सकते हो। तो cos 30 लगाओ। cos 30 इज बेस अपॉन hypotenuse, that is AC. Cos 30 is, चलो अभी यहाँ पे पुट करो, √3/2 है। चलो यहाँ से आपके पास अगर आप पुट करते हो तो कितना हो गया ये, √3/2 8। AC, AC यहाँ से निकल के आ गया आपका 16/√3। ठीक है, अभी आपको इन दोनों को प्लस ही करना है ना। ए बी प्लस ए सी, ये हो गया 8√3 प्लस 16√3, ये हो गया 24√3। आपने इसको कट करा तो ये हो गया 8√3 मीटर्स आंसर। तो ए बी आया था आपका 8/√3 और ये आया था 16/√3। इन दोनों को प्लस करा, आपके पास आंसर आ गया एंड दिस इज इट। हमारे पास बस इतना ही था आज के लिए, और इसके साथ आपका सिलेबस खत्म हो गया है, महाराष्ट्र सीईडी का पूरा। बाकी मिलते हैं आपसे, हम कनेक्ट रहेंगे महाराष्ट्र सीईटी तक, आपसे कनेक्ट रहेंगे, उसके बाद भी कनेक्ट रहेंगे, काउंसलिंग वगैरह आपकी होती रहेगी, हेल्प आउट हम करते रहेंगे। For further videos, stay tuned with us and take care.